वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देख रहे हैं। टॉप 500 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं और ये वीडियो आपका यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट, BDO, PEO, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ग्रुप CD, RO हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका GK GS तो पूछा ही जाएगा और वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSS, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट, ग्रुप CD, BDO, इन सभी एग्जाम के PYQ भी कवर हो जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो टॉप 500 ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसकी एक सीरीज स्टार्ट की है और यह इसका पार्ट 3 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर कोई पेड नोट्स ग्रुप या फिर कोई पेड क्विज लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। UPSC, BPSC, UPPSC, UP SSS, EPFO, किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @study for civil services। बिल्कुल फ्री है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वहाँ से आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे GK GS के या फिर करंट अफेयर के। पर डे लगवाए जाते हैं तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है। तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है यह आपसे पूछा गया है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। तो यहाँ पर कैवल्य का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या फिर दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना या फिर दूसरों का अनुसरण करना। तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में कैवल्य का महत्व है और कैवल्य जैन धर्म का ऐसे बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य कैवल्य माना गया है जैन धर्म के अनुसार। और वहाँ पर बोला गया है कि कैवल्य यानी कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी कि जब व्यक्ति इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तब उसको कैवल्य की प्राप्ति होगी। बिना इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए जीवन के इस चरम स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह कैवल्य की प्राप्ति करना ही है और बिना इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा जैन धर्म की मान्यता है, जैन धर्म में ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैगस्थनीज किस देश का था? मैगस्थनीज मूल रूप से किस देश का निवासी था? यह प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्रीस, पुर्तगाल, रूस या फिर चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीस। मैगस्थनीज ग्रीस यूनान का मूल निवासी था। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो याद रखनी है। पहली चीज़, इसकी एक पुस्तक है इंडिका, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यह इसके द्वारा रचित एक पुस्तक है, इंडिका। इसके अलावा मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस का यह राजदूत था और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सारी चीज़ें मैगस्थनीज के नाम से याद रखनी है। इसके अलावा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीस। यह ग्रीस का निवासी था। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न में बात की गई है कलिंग युद्ध की। आप सभी जानते होंगे अशोक ने कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था और यहाँ पर इसने विजय भी प्राप्त की थी। और इस युद्ध के जो भयावह परिणाम थे उसको देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली थी, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अशोक का जो आक्रमण था कलिंग पर, उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तोसली, उज्जैन या फिर मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोसली। तोसली उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है तोसली जो है। और उस समय कलिंग की यह राजधानी हुआ करता था जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। आई होप आपको क्लियर होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं या फिर इनकी जो कहे 24 मुनि जिनको तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में।
यह 24 हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि अंतिम यानी कि 24वें नंबर के कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं पार्श्वनाथ, अरस्टिनेमी, ऋषभदेव या फिर महावीर। इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक रहे। इसके अलावा जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं ऋषभदेव, और यह इसके पहले तीर्थंकर भी थे या फिर पहले जो कहें संस्थापक भी थे। तो मूल संस्थापक और प्रवर्तक यही हैं जैन धर्म के। इनका एक अन्य नाम आदिनाथ भी मिलता है ग्रंथों में, और इसके अलावा इनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर नाम भी कई बार पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर हमने देखा ये 23वें तीर्थंकर हो गए, ये पहले तीर्थंकर थे, और ये 24वें तीर्थंकर हो गए। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही है महावीर स्वामी। इसके बाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। इसके पहले हमने प्रश्न देखा था कि कलिंग पर जब आक्रमण किया अशोक ने तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तो देखा था सही उत्तर तोसली था। तोसली कलिंग की राजधानी थी। अब यहाँ पर बात की गई है कलिंग विजय का वर्णन कहाँ पर मिलता है, किस शिलालेख में। अशोक के कुछ शिलालेख हुए हैं और उसमें से 13वां शिलालेख है जहाँ पर कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। कलिंग युद्ध जो है अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और यह अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या फिर 8वें वर्ष में लड़ा था। 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। और फिर जब इनको विजय प्राप्त हुई उसके बाद इन्होंने जो कलिंग राज्य था इसको 2 प्रशासनिक केंद्रों में विभाजित कर दिया। यहाँ पर 2 केंद्र बनाए, एक बनाया उत्तरी केंद्र और जो नॉर्थ वाला केंद्र था, और एक बनाया दक्षिणी केंद्र, साउथ वाला केंद्र था। जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी तोसली बनाई, तोसली जो कि उस समय भी राजधानी ही थी। इसके बाद जो दक्षिणी केंद्र था कलिंग का उसकी राजधानी को जौगढ़ बनाया था। जौगढ़ उसकी राजधानी क्या थी? जौगढ़ थी। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि जब आक्रमण हुआ तब कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और इसका वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया है, 13वें शिलालेख में। इस प्रश्न को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं भगत सिंह, चित्तू पांडे, मंगल पांडे या फिर सुखदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे, और उस समय इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। शेर ए बलिया के नाम से इनको जाना जाता है, चित्तू पांडे को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। चेनाब, ताप्ती, सतलुज या फिर रावी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है, और यह बांध जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है भारत सरकार की, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु, सतलुज, लूनी या फिर सावित्री। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी नदी। लूनी जो नदी है यह एक अंतर्वाही नदी है भारत की, और इसके अलावा यह मौसमी नदी भी है। और यह जो है यह अरावली की पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं अरावली पर्वत से, यह अरावली पर्वत के निकट एक आना सागर है, वहाँ से उत्पन्न होती है। इसके बाद यह थार रेगिस्तान से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है, और फिर जब यह गुजरात राज्य में जाती है तो गुजरात राज्य में आता है कच्छ का रण, और कच्छ के रण की बंजर भूमि में यह जाकर विलुप्त हो जाती है। तो यह एक अंतर्वाही नदी है जहाँ पर यह अरावली से उत्पन्न होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और ये एक मौसमी नदी भी है। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि एक इसकी सहायक नदी है जोवई। अगर आपको सुकरी ना मिले तो सुकरी भी लूनी की सहायक नदी है। इसके अलावा बांदी भी इसी की सहायक नदी है। तो ये इसकी सहायक नदियों के नाम है, यहाँ पर इसको याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा चाहे आप बीडीओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दें UP SSSC, या फिर आप
इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों एग्जाम के सिलेबस में अलग से एक टॉपिक दिया गया है सामान्य जागरूकता के अंतर्गत तिथियों का, मतलब कि जो डेट्स हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनसे प्रश्न बनेगा। तो इस चीज़ को आपको तैयार करके चलना है। अब प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। तो यह जो दिवस है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 को ही ये वापस आए थे, उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस देख लेते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। 4 जनवरी दिया गया है और 4 जनवरी को लुई व्रेल दिवस मनाया जाता है, जो व्रेल लिपि थी उससे संबंधित दिवस है, मनाया जाता है 4 जनवरी को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ डे, मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं 1919 में, 1865 में, 1925 में या फिर 1945 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1865। 1865 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना। इंटरनेशनल जो दूरसंचार संघ था, टेलीकॉम यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी ITU की 1865 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है, जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा और यह दूरसंचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। इसके बाद 1919 ऑप्शन में दिया गया और 1919 में स्थापना हुई थी ILO की, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में 11 अप्रैल 1919 को। और इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। जिनेवा एक महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर देखे जाते हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय यहीं पर है। इसके अलावा ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यहीं पर है। तो ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1925 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की। इसके बाद 1945 बहुत इंपॉर्टेंट है और 1945 को 2-3 संगठन है चूंकि इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्थापना 1945 में हुई थी। एक तो FAO है, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना भी यहीं पर हुई। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसके अलावा FAO का मुख्यालय कई बार पूछ लेते हैं। FAO का जो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लिया और इस प्रश्न का सही उत्तर था 1865। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे और यह है GK GS के सेट का 3rd पार्ट था। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।